चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्लास की तरफ और इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं 102 से लेकर 124 क्वेश्चन तक। और ये क्वेश्चंस हैं मॉस्बी की हम कार्डियोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 101 मोर ऑफ फंडामेंटल ज़्यादा है तो इजीली आप फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 102 से। चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। ये वर्ड आज के बाद याद रखिएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। कई बारी लिखा होगा DIC, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। होता क्या है बच्चे, मान लीजिए जो हमारी माइक्रो सर्कुलेशंस होती है ना, मान लीजिए हमारी बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं, उसके अंदर इसमें क्या हो जाता है, डिसेमिनेटेड मतलब क्या होता है, फैला हुआ, वाइड स्प्रेड। डिसेमिनेटेड मतलब होता है फैला हुआ, इंट्रावस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर कोगुलेशन यानी क्लॉट्स का बन जाना। तो फैले हुए इंट्रावस्कुलर यानी वस्कुलर के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन में बहुत सारे क्लॉट बन जाते हैं इस डिजीज़ में। और मुझे एक बात बताइए, जब इतने सारे क्लॉट्स बनेंगे तो बताओ इन क्लॉट्स को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लेटिलेट्स का। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर का। तो अब इस डिजीज़ में इतने सारे क्लॉट्स बन रहे हैं और इन क्लॉट्स को बनाने के लिए चाहिए होता है प्लेटिलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगर किसी व्यक्ति को ये डिजीज़ हुई तो उस व्यक्ति में प्लेटिलेट भी क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लेटिलेट भी कम हो जाएंगे और क्लॉटिंग फैक्टर भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्लेटिलेट और सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन जो छोटे छोटे क्लॉट्स हैं इनको बनाने में यूज़ कर लिए गए हैं बॉडी द्वारा। तो याद रखना DIC में हमेशा प्लेटिलेट भी कम हो जाते हैं बॉडी में और क्लॉटिंग फैक्टर भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो यूज़ हो चुके हैं छोटे छोटे क्लॉट्स बनने के लिए। तो अब अगर उस व्यक्ति में प्लेटिलेट नहीं है तो रिस्क ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। किसकी रिस्क हो जाएगी, ब्लीडिंग की। और यहीं से तो वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को DIC है या फिर बोलेगा डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, तो किस चीज़ का रिस्क है बच्चे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। समझ जाना कैसे। इस डिजीज़ में क्लॉट्स बनते हैं जिसको बनाने के लिए प्लेटिलेट और क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होता है, इसलिए सारे यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से वो कम हो जाते हैं और इस व्यक्ति में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग का खतरा बना हुआ होता है। अब इन चारों ऑप्शन में से देख लो कि किस में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। तो अब वो कह रहा है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा अगर व्यक्ति को डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन होगा। होमान साइन के लिए देखेंगे, गलत बच्चे। होमान साइन किस में देखते हैं, DVT में। नेक्स्ट, अवॉइड गिविंग IM इंजेक्शन, और बच्चे यही सही आंसर होगा। IM इंजेक्शन मत दो, क्योंकि IM इंजेक्शन आप डीप लगाते हो, उसके बाद क्योंकि प्लेटिलेट कम है, हो सकता है मरीज की ब्लीडिंग रुके ही ना। तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। IM इंजेक्शन नहीं देना है क्योंकि DIC है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। टेक टेम्परेचर वायर रेक्टल रूट, ये भी गलत है। रेक्टल रूट से लोगे तो ब्लीडिंग के और ज़्यादा हो सकता है खतरा, लेकिन कंपैरेटिवली IM इंजेक्शन के कम होगी। तो रेक्टल रूट टेम्परेचर रेक्टल रूट से लेने का कोई मतलब इसमें बनता नहीं है। एंड लास्ट इज अप्लाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर जाएगा कि IM इंजेक्शन ना दें उन व्यक्तियों को जिनमें DIC है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जा रही है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है क्लाइंट हैज़ लो हीमोग्लोबिन लेवल 103, लो हीमोग्लोबिन लेवल है विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से उसमें हीमोग्लोबिन कम है। बच्चे न्यूट्रिशन में क्या कम हुआ होगा कि हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन को, ये बात याद रखना। अगर उसने न्यूट्रिशन में आयरन नहीं लिया तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। अगर आयरन नहीं लोगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो यानी कि उसमें आयरन की कमी है। एंड द नर्स प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग, और नर्स उस व्यक्ति को डाइटरी टीचिंग दे रही है कि आपको क्या खाना है। तो बताओ नर्स उसे क्या बताएगी कि आपको आयरन ज़्यादा खाना है, सिंपल सी बात है। विच फूड चॉइसेस बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट द नर्स इंस्ट्रक्शन आर इफेक्टिव, इनमें से क्या फूड चॉइसेस नर्स उसे बताएगी। तो एक बच्चे एक स्पाइनिश याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। जो स्पिनिच होता है, हरी सब्जियां, उनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और अगर आयरन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनेगा। और एक याद रखना रेजिन्स और
स्पाइनस दो ऐसे फूड चॉइसेस हैं जिनमें आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनेगा। अब हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, उसमें हीमोग्लोबिन कम है तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो रेजिन्स और स्पाइनस, दो क्वेश्चन याद रखना। इवन स्पाइनस का बहुत बारी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है क्लाइंट इज एडमिटेड विद हायर देन एक्सपेक्टेड आरबीसी काउंट। उसके ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा आरबीसी है, ठीक है। व्हाट फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट विल रिजल्ट फ्रॉम दिस क्लिनिकल फाइंडिंग। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए ये ब्लड है, ब्लड को मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूँ और इसमें जो आरबीसीज है जिनको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो जब भी आरबीसीज ज़रूरत से ज़्यादा होती है ना बच्चे, तो ब्लड की आप एक बात याद रखिएगा, ब्लड का घनत्व से आप जब समझते हैं, हिंदी में आप समझ सकते हैं गाढ़ापन। ब्लड का जो गाढ़ापन है बच्चे वो बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी सतह लें और उसमें शहद को गिराएं और एक इसी तरीके की सतह पर पानी को गिराएं, तो बच्चे नीचे जल्दी कौन आएगा? पानी। ऑब्वियस है, क्योंकि शहद क्या होता है? गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। याद रखना बच्चे, शहद की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन ज़्यादा होता है, उसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पानी की विस्कोसिटी कम होती है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। यानी कि घनत्व, विस्कोसिटी, गाढ़ापन ये सारे एक ही शब्द हैं। तो अगर ब्लड में आरबीसीज बढ़ रही हैं तो उसका गाढ़ापन या घनत्व बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और इसका यही आंसर आप दोगे इस क्वेश्चन में कि अगर आरबीसी उस व्यक्ति की बढ़ी हुई है तो हम बताएंगे कि उसकी विस्कोसिटी यानी जो गाढ़ापन होगा या घनत्व होगा वो बढ़ चुकी है ब्लड की, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शंस। ये कह रहा है सीरम पीएच इंक्रीज कर जाएगा। देखो पीएच का तो कोई लेना देना नहीं होता है आरबीसी से, ये गलत। डिक्रीज हीमेटोक्रिट। अब हीमेटोक्रिट क्या होता है बच्चे? हीमेटोक्रिट होता है कि आपकी पूरे ब्लड में कितना परसेंटेज आरबीसी है, कितना परसेंटेज रेड ब्लड सेल है, आपके पूरे ब्लड में कितना परसेंटेज आरबीसी है, उसको कहते हैं हीमेटोक्रिट। तो अगर आरबीसी बढ़ रही है तो हीमेटोक्रिट भी बढ़नी चाहिए ना, परसेंटेज ऑफ आरबीसी बढ़नी चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है डिक्रीज हीमेटोक्रिट, तो गलत है। अगर यहाँ पर लिखते इंक्रीज हीमेटोक्रिट तो हम बोलते कि सही है। नेक्स्ट, विस्कोसिटी बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने डिस्कस किया कि गाढ़ापन बढ़ेगा। डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, बच्चे आरबीसी का इम्यून रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं है, डब्ल्यूबीसी वगैरह का लेना देना होता है, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट पकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी, ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है पैक्ड रेड ब्लड सेल का, इज ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट विद एनीमिया। लिस्ट द फॉलोइंग एक्शन इन द ऑर्डर इन विच दे शुड बी परफॉर्म्ड बाय द नर्स। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, फिर क्या करेगी, फिर क्या करेगी और फिर क्या करेगी अगर उसको किसी भी व्यक्ति में एक जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। तो सबसे पहला ज़िंदगी में याद रखना, किसी भी काम को करने से पहले तो सबसे पहले क्या लिया जाता है? कंसेंट लिया जाता है। तो आंसर फोर्थ सबसे पहला जाएगा। एंश्योर, सबसे पहला ये जाएगा, एंश्योर दैट द क्लाइंट साइंड अ कंसेंट फॉर द ट्रांसफ्यूजन। उसने मुझे ब्लड चढ़ा दीजिए करके कंसेंट आपको दिया हुआ, सबसे पहला तो यही जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक बार आपने मरीज का कंसेंट ले लिया तो मैंने पीछे भी आपको बताया है कि हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मरीज का वाइटल साइन लो। तो सेकंड ये जाएगा, एक बार कंसेंट ले लो पहले, फिर वाइटल साइन ले लो, और उसके बाद वाइटल साइन लेने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो नंबर ब्लड प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और जो लेबोरेटरी रिकॉर्ड में है वो सेम है या नहीं। तो आप ब्लड को वेरीफाई करोगे। आप कंसेंट ले लो सबसे पहले, मरीज का वाइटल साइन ले लो, आप देखो कि वाइटल साइन भी ठीक है, हम ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट को कंपेयर करो कि जो नंबर आपने मंगवाया था सीरियल नंबर वही आया है या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप क्लीन ग्लव्स पहनोगे, यानी 1 2 तीसरा ये करेंगे, चौथा आप क्लीन ग्लव्स पहनोगे, और पांचवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रन द ट्रांसफ्यूजन स्लोली। धीरे धीरे स्लोली उस ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करोगे। पहले 15 मिनट तक पेशेंट को मॉनिटर करोगे, वहीं पर खड़े रहोगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। याद रखना वाइटल साइन लेना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। एक व्यक्ति को ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन हो गया है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद विच इलनेस। अब ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन होने के बाद और व्यक्ति को क्या हो सकता है? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बारी पूछा गया है। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन होता है उसके लिए बॉडी क्या बनाती है? उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज़। हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, और यही हमारी एंटीबॉडीज़ कई बारी क्या होती हैं बच्चे, जो इसके लिए बनी हुई होती हैं, वो कई बारी हार्ट के वॉल्व को डैमेज कर देती हैं, और इसीलिए काफ़ी बार हमें ये बोलते हुए आपने सुना भी होगा कि अगर व्यक्ति को ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन है तो व्यक्ति को हो सकता है रूमेटिक फीवर। क्या हो सकता है? रूमेटिक फीवर। तो ये बात याद रखिएगा, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से अगर व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद नर्स मॉनिटर करेगी कि उस व्यक्ति को रूमेटिक फीवर होने के रिस्क भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर आप पूछें कि हेपेटाइटिस ए इसका आंसर नहीं जाएगा बच्चे, क्योंकि हेपेटाइटिस ए बैक्टीरिया से तो होता नहीं है, ये तो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका आंसर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और जो आंसर थर्ड है ये भी इसका आंसर नहीं जाएगा, स्पाइनल मेनिंजाइटिस। क्यों बच्चे? क्योंकि स्पाइनल मेनिंजाइटिस याद रखिएगा 3 की वजह से स्पाइनल मेनिंजाइटिस हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक ये है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो सकता है स्पाइनल मेनिंजाइटिस। निसीरिया NEISSERIA निसीरिया मेनिनजाइटिस इसकी वजह से हो सकता है। और तीसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये 3 ऐसे हैं जिसकी वजह से हो सकता है स्पाइनल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो आंसर इसका क्या जाएगा बच्चे? रूमेटिक फीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज विक्टिम ऑफ ट्रॉमा का विक्टिम हमारे पास आया है एंड रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अब उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है। हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड व्हेन द क्लाइंट एक्सप्रेसेस फियर दैट एड्स में डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मरीज कह रहा है नहीं मुझे खून मत चढ़ाओ, मुझे एड्स हो सकता है। तो नर्स क्या जवाब देगी? द ब्लड इज ट्रीटेड विद रेडिएशन टू किल द वायरस। ब्लड को रेडिएशन से ट्रीट किया गया है ताकि वो वायरस उसमें जो HIV का है वो किल हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चे, आज तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है जिससे हम वायरस को किल कर सकें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। सेकेंड, स्क्रीनिंग फॉर HIV एंटीबॉडीज हैज़ मिनिमाइज्ड दिस रिस्क, और यही सही आंसर है बच्चे। याद रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो ना उसमें HIV एंटीबॉडीज़ के लिए देखते हो, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में देखो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे थे एबिलिटी टू डायरेक्टली आइडेंटिफाई HIV। आप HIV वायरस के लिए डायरेक्टली नहीं देखते हो, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है ना उनको देखते हो। स्क्रीनिंग फॉर HIV एंटीबॉडीज़ हैज़ मिनिमाइज्ड द रिस्क। अगर HIV एंटीबॉडीज़ आपको मिली तो आप वो ब्लड नहीं चढ़ाओगे, और अगर उसमें आपको HIV एंटीबॉडीज़ नहीं मिली तो आप सेफ है ब्लड, आप उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, डायरेक्टली आइडेंटिफाई HIV वायरस ये गलत उत्तर है, क्योंकि बच्चे रूटीन जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम ब्लड चढ़ा रहे होते हैं उस समय पे हम HIV वायरस के लिए नहीं देखते हैं, HIV वायरस के द्वारा के लिए बनाए गए एंटीबॉडीज़ के लिए देखते हैं। HIV वायरस को किस में हम देखते हैं? RT-PCR में हम वायरस को देखते हैं, लेकिन वो एक रूटीन टेस्ट नहीं है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले किया जाता है। तो ये आंसर गलत होगा, ये सही होगा बच्चे, सेकंड आंसर सही होगा। कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू डोनेटिंग योर ओन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बेहुदा बात कर रहे हैं बच्चे। बच्चा वो व्यक्ति ट्रॉमा का है, उसका ब्लड लॉस हो चुका है, वो खुद को ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे करेगा भाई? खुद को ब्लड ट्रांसफ्यूज कब करा जाता है? जब व्यक्ति की इलेक्टिव सर्जरी होती है। इलेक्टिव सर्जरी मतलब उसे पता है कि मेरी 25 तारीख को सर्जरी होनी है, तो वो आज से ही अपना ब्लड
खुद को डोनेट करने के लिए रख सकता है। लेकिन ट्रॉमा का पेशेंट तो अचानक से आएगा तो उसे खुद थोड़ी पता होगा कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो खुद अगर वो पहले से ही उसमें ब्लड वॉल्यूम इतना कम है, खुद को ट्रांसफ्यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये गलत, ऑप्शन फर्स्ट गलत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। स्क्रीनिंग फॉर द HIV एंटीबॉडीज हैज़ मिनिमाइज दिस रिस्क, ये नर्स उसे बताएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। ये कह रहा है क्लाइंट हैज़ अ बोन मैरो एस्पिरेशन परफॉर्म्ड। बोन मैरो एस्पिरेशन कर रखा है। आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। बोन मैरो एस्पिरेशन के बाद फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा जाता है। तो देखते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन, जब बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं तो क्या करना है। तो ऑप्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, पोजीशन द क्लाइंट ऑन अफेक्टेड साइड। जिस जगह से बोन मैरो एस्पिरेशन कर रखा है उस साइड पे पेशेंट को लिटाना है। गलत आंसर बच्चे। बोन मैरो एस्पिरेशन के बाद पोजीशन मैटर नहीं करती है। हाँ, लीवर बायोप्सी के बाद क्या पोजीशन देते हैं ये आप मुझे अगर कमेंट में बता दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि लीवर बायोप्सी के बाद आपको कैसी पोजीशन देनी है। और प्लीज़ बच्चे कमेंट्स किया कीजिए। आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, उसका यही एक कारण है, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे 2 कमेंट्स 3 कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है। अगर आपको सच में लगता है कि मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है तो एटलीस्ट आप रेफ़र कीजिए, एटलीस्ट आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए कि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उनका आंसर दीजिए, तो थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि ओके मुझे मॉस भी पूरी सॉल्व करवानी है। ठीक है, तो लीवर बायोप्सी में पोजीशन बताइएगा। सेकंड है, ये कह रहा है क्लीन द साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये भी गलत है बच्चे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से उसे साफ़ किया जाता है। हाँ, ये जो लाइन है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का आपने बोन मैरो एस्पिरेशन किया है तो जिस जगह से किया है उस जगह पे प्रेशर दीजिए, उस जगह में ब्रीफ अप्लाई प्रेशर ओवर द एस्पिरेशन साइट, क्योंकि जिस जगह से आपने बोन मैरो एस्पिरेशन करा है उस जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए उसको काफ़ी देर तक वहाँ पर प्रेशर मेंटेन करिए ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। यही इसका राइट आंसर है बच्चे। और ये कह रहा है फ्रीक्वेंट वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, तो बच्चे फ्रीक्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वाइटल साइन मॉनिटर करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बस याद रखिएगा, जहाँ पर आपने जिस भी साइड से बोन मैरो एस्पिरेशन किया है वहाँ पर आपको एक प्रेशर वहाँ पर लगा के रखना है ताकि ब्लीडिंग के चांस कम हो। 2 बातें मुझे यहाँ पर और बताइएगा बच्चे। अडल्ट में बोन मैरो एस्पिरेशन की साइट कौन सी होती है, एक तो ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा, और बताइएगा मोस्ट कॉमन, ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन इन अडल्ट एंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन का चाइल्ड में सबसे कॉमन साइट कौन सा होता है और अडल्ट में कौन सी साइट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीटेडली पूछा जाता है और आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 109, ये क्या पूछ रहा है। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ हॉजकिंस डिजीज। बच्चे हॉजकिंस डिजीज याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम आप जानते हैं ना, बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जब कैंसर हो जाता है ना बच्चे, उसको हॉजकिंस डिजीज कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का साफ और सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऑनको पढ़ाते हैं तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक आपको हिंदी में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो इतना याद रखिए कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर को हॉजकिंस डिजीज़ कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को हॉजकिंस डिजीज़ है तो कौन सा लिम्फ नोड सबसे पहले नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि स्वेल होगा। विच लिम्फ नोड डर द एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड फर्स्ट। ठीक है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि सबसे पहला लिम्फ नोड कौन सा अफेक्टेड होगा। याद रखना बच्चे, हॉजकिंस डिजीज़ जब भी आपको कहीं भी पढ़ने में दिखाई देना, एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होती है ना बच्चे, सर्वाइकल लिम्फ नोड, गले के पास में जो लिम्फ नोड होती है उसका स्वेलिंग हो जाता है और सबसे पहले वही उसी का स्वेलिंग होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वो बार बार आपको बोलेगा कि अगर हॉजकिंस डिजीज है तो सबसे पहले किस लिम्फ नोड में स्वेलिंग आएगी। आंसर जाता है सर्वाइकल लिम्फ नोड में सबसे पहली स्वेलिंग होती है, फर्स्ट स्वेलिंग। मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे हॉजकिंस लिम्फोमा लिखा हुआ है, और ये जो गर्दन के नीचे सर्वाइकल रीजन में देखिए जो लिम्फ नोड है उसकी स्वेलिंग हो चुकी है। नीचे सारे डायग्राम्स में आप देख सकते हो सर्वाइकल लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो आज के बाद नहीं भूलिएगा कि पहली हॉजकिंस डिजीज में पहला कौन अफेक्टेड होता है, पहला अफेक्टेड होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1010 में, व्हाट ग्रुप ऑफ क्लाइंट शुड द नर्स एंटिसिपेट टू हैव हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये कह रहा है किस ग्रुप में नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आंसर जाता है ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट्स में नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। बच्चे हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में एक बेसिक डिफरेंस होता है, बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। जबकि बच्चे हॉजकिंस लिम्फोमा में सबसे पहले जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं या अफेक्टेड होते हैं वो अपर बॉडी पार्ट जो हमारी होती है उसके जो लिम्फ नोड है अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं पहले तो उसे कहते हैं हम हॉजकिंस डिजीज़। इसमें एक फैशन के थ्रू, मतलब सबसे पहले एक लिम्फ नोड फिर एक लिम्फ नोड फिर कंटिन्यूस मैनर में लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। जबकि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में कहीं पर भी रैंडमली कोई सा भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, इतना याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि सर्वाइकल लिम्फ नोड सबसे पहले क्या करती है, स्वेल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विच हॉजकिंस डिजीज अबाउट response to whole body radiation. Which clinical indication increase should the nurse include? Blood viscosity, susceptible to infection, RBC production and tendency pathologic fracture. ये कह रहा है बच्चे एक व्यक्ति को हॉजकिंस डिजीज़ है और नर्स हॉजकिंस अबाउट रिस्पॉन्स टू होल बॉडी रेडिएशन। व्यक्ति को हॉजकिंस डिजीज़ है, नर्स उसे होल बॉडी रेडिएशन के बारे में बता रही है कि रेडिएशन थेरेपी आपको दी जाएगी। विच क्लिनिकल इंडिकेटर इंक्रीज शुड द नर्स इंक्लूड। तो याद रखना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर होता है और उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है रेडिएशन थेरेपी। कौन सी थेरेपी दी जा रही है? अगर उसको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो याद रखना उस व्यक्ति का बोन मैरो सप्रेस कर जाता है। जो बोन मैरो होता है वो सप्रेस कर जाता है। अगर बोन मैरो सप्रेस कर गया तो बताओ बच्चे बोन मैरो क्या क्या बनाता है व्यक्ति में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट, ये तीनों चीज़ें बनाता है। अब आपने उसे रेडिएशन थेरेपी दी, रेडिएशन थेरेपी से उसका बोन मैरो सप्रेस कर गया तो आरबीसी भी कम हो गई, डब्ल्यूबीसी भी कम हो गई, प्लेटिलेट भी कम हो गया। यानी आरबीसी कम होगी तो व्यक्ति को हो जाएगा एनीमिया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो इन्फेक्शन का खतरा और प्लेटिलेट कम हो गया तो ब्लीडिंग का खतरा। यानी कि जिस व्यक्ति को रेडिएशन चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, उसको एनीमिया भी हो सकता है, उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम है, एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि आरबीसी कम है और ब्लीडिंग भी हो सकती है क्योंकि प्लेटिलेट कम है। तो आप देखो इनमें आरबीसी, प्लेटिलेट और डब्ल्यूबीसी में से क्या कम हो रहा है। यहाँ पर एक शब्द आया है इन्फेक्शन। आप उसे बताओगे कि आप इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो। क्यों बच्चे? हमने ऊपर डिस्कस किया ना, क्योंकि इसकी डब्ल्यूबीसी कम हो रही है ना। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है आप ये सॉल्व कर दोगे। रेडिएशन थेरेपी बोन मैरो को सप्रेस करती है। बोन मैरो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट का निर्माण करती है। अगर बोन मैरो कम होगा तो सप्रेस होगा तो ये तीनों ही कम होंगे और अगर डब्ल्यूबीसी कम होगा तो खतरा किसका बढ़ जाएगा? इन्फेक्शन का। ठीक है, तो अगर नर्स उसको हॉजकिंस डिजीज़ के बारे में बता रही है तो नर्स उसको ये भी बताएगी कि आपको खतरा है इन्फेक्शन का, आपको खतरा है इवन एनीमिया का, आपको खतरा है ब्लीडिंग का। अगर यहाँ पर ऑप्शन की जगह इन्फेक्शन ना देकर यहाँ पर लिख देते कि उसको साइकिल चलाने के लिए बोलेंगे क्या? नहीं, बच्चे को बोलेंगे बच्चे आप गिर जाओगे, आपको ब्लीडिंग का खतरा है, आपको एनीमिया का भी खतरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए तो आप इजीली एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। और बच्चे रटने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फेल हो गए वो लोग ये सोच के कमरे के कोने में बैठ के रोते रहें कि हम फेल हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो, अपने कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत करो कि सामने वाला आपसे नज़र मिलाने से डरे। ठीक है, तो इतना अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी, तगड़ा खिलाड़ी बनना है तो इन कॉन्सेप्ट्स को सीखो
और जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे धीरे धीरे आप पाओगे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, अ क्लाइंट स्टार्टेड ऑन कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन दिया जा रहा है, एंटीकोगुलेंट है। विच फाइंडिंग डज द नर्स यूज टू कंक्लूड दैट द इंटरवेंशन इज थेरेपेटिक। तो अगर मरीज को हिपैरिन दिया जा रहा है, रटा रटाया क्वेश्चन है, अगर मरीज को वॉरफरिन दिया जाता था तो हम कौन सा टेस्ट करते थे? पीटी आईएनआर, पीटी या फिर आईएनआर टेस्ट, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए पीटी आईएनआर की? 1.5 to 2 टाइम्स। उसी तरीके से रटा रटाया क्वेश्चन है, अगर मरीज को हिपैरिन चल रहा है तो आप कौन सा टेस्ट करते हो? एपीटीटी। कौन सा टेस्ट? एपीटीटी टेस्ट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.5 to 2 टाइम्स। तो आप आराम से आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए हिपैरिन के लिए एपीटीटी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ गया एपीटीटी, और कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स। तो एपीटीटी इज 2 टाइम्स द कंट्रोल वैल्यू, यही सही आंसर होगा। अगर आप हिपैरिन उस मरीज को दे रहे हो तो आप उसकी थेरेपेटिक रेंज में है या नहीं, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करोगे? आप एपीटीटी टेस्ट करोगे और वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है बच्चे, एक ये भी होता है, ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। एसीटी टाइम, एंटी कोगुलेंट टाइम होता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा ब्लड को क्लॉट होने में उतना एसीटी ज़्यादा होगा, एसीटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। याद रखना, जब हिपैरिन अच्छे से काम कर रहा होता है ना, जब हिपैरिन अपने थेरेपेटिक रेंज में होता है, जब वो अच्छे से काम कर रहा है, उस समय पर एसीटी की वैल्यू पूछी जाती है कितनी होती है, तो उस समय पर एसीटी की वैल्यू 150 to 200 होती है। ये कॉन्सेप्ट है। एंटी कोगुलेंट थेरेपी की जो वैल्यू होती है वो 150 to 200 होती है जब हिपैरिन अपने थेरेपेटिक लेवल में यानी अच्छे से काम कर रहा हो। और हिपैरिन के लिए आप क्या करोगे? एपीटीटी टाइम 2 टाइम्स द कंट्रोल वैल्यू। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अ नर्स हैज़ डिफिकल्टी पाल्पेटिंग द पेडल पल्स। नर्स पेडल पल्स को पाल्पेट नहीं कर रही है उस व्यक्ति में जिसमें वीनस इनसफिशिएंसी हो गई है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, वीनस इनसफिशिएंसी में पाँव में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है। तो कई बारी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग में आप पल्स फील नहीं कर पाते हो बच्चे, और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी होगा क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ पर ऐसे लेसिरेशंस वगैरह भी मिलने को, आपको घाव वगैरह भी देखने को मिलेंगे वीनस इनसफिशिएंसी में। आप पुराने लेक्चर्स इसमें देखिए। तो व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। तो अगर पेडल पल्स फील नहीं हो रही है नर्स को उस व्यक्ति की जिसमें वीनस इनसफिशिएंसी है, तो नर्स क्या करेगी? सिंपल सी बात है बच्चे, क्योंकि स्वेलिंग हो रही है पाँव में तो पेडल पल्स मिलना काफ़ी मुश्किल होती है। इस केस में बच्चे अगर आपको पेडल पल्स फील करना है तो आपको डॉपलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। डॉपलर का यूज़ करके आप क्या करते हो? पेडल पल्स को फील करते हो। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो होता है वेरीफाई द पल्स बाय यूजिंग अ डॉपलर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब भी पेडल पल्स ना मिले वीनस इनसफिशिएंसी के व्यक्ति में, थ्रू डॉपलर आप क्या करोगे? उनका पल्स, पेडल पल्स चेक करोगे। ठीक है, मैं आपको इमेज ये दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से लेसरेशंस बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है पाँव में वीनस इनसफिशिएंसी में, तो हो सकता है कि आपको पेडल पल्स ना मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, अ नर्स इज कंप्लीटिंग द एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। मरीज को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है। वीनस इनसफिशिएंसी और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज मैंने लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ आपको समझाया हुआ है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ में जाहिर सी बात है आर्टरी है जिसके द्वारा खून नीचे वाले भाग में आता है। वहाँ पर अगर किसी भी वजह से क्लॉट वगैरह बन जा रहा है और ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा है, तो क्या नीचे वाले भाग को ब्लड मिलेगा बच्चे? नहीं। जब नीचे वाले भाग को नहीं मिलेगा तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, वही आपसे हर बारी पूछा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन ये भी हमसे पूछेगा। व्हाट असेसमेंट आर कंसिस्टेंट विद दिस डायग्नोसिस। अगर किसी को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ PAD पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या क्या होगा? अब मुझे एक बात सिंपल सी बताइए, ऊपर से ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीच में क्लॉट वगैरह बन गया, तो ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा है। ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा है तो नीचे वाले भाग को ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा चलेगा तो इसकी पाँव में दर्द होने लग जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए? थोड़ा सा चलने पे फिर पाँव में दर्द हो जाना, फिर वो रेस्ट करता है तो फिर ठीक हो जाता है पेन, फिर चलता है तो फिर पेन करेगा। इसे कहते हैं क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन देखने को मिलता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन यानी व्यक्ति थोड़ा सा चलेगा दर्द होने लग जाएगा, फिर बैठेगा रेस्ट करेगा
ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा ठीक होगा, दर्द कम हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर दर्द करेगा। खैर देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखते हैं तो इसमें से क्या क्या लक्षण दिखेगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में दो बातें याद रखना। एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन टोज, बच्चे आपको पाँव में हेयर्स नज़र नहीं आएंगे, बाल नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ नीचे ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर हेयर ग्रोथ नहीं होती। और दूसरा याद रखना, रिपोर्ट ऑफ पेन एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पेन होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि उस पार्ट में ब्लड है ही नहीं। अब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ेगी, और ऊपर से ब्लड आ नहीं रहा है। तो जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है लेकिन ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो उस जगह पर होता है पेन। उसी को तो हमने क्या कहा? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। तो दो बातें याद रखना, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ में आपके जिस भाग को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे पाँव में अगर नहीं हो रहा है तो एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन टोज, और पेन होगा अगर आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि उस जगह को यानी उस भाग को खून मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम मिल रहा है। ठीक है। जबकि अगर दूसरे लक्षणों की बात करें, सुपरफिशियल अल्सर्स, मैंने आपको अभी इमेज में दिखाए थे। सुपरफिशियल अल्सर हमेशा किस में दिखेंगे? वीनस डिजीज़ में। वीनस डिजीज़ में देखो, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ में तो ब्लड नीचे आ नहीं पा रहा है, वीनस डिजीज़ में ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है, तो सारा नीचे रह जाता है, तो यहाँ पर लेसिरेशंस वगैरह बनते हैं। इसीलिए सुपरफिशियल अल्सर जब भी लिखे वीनस डिजीज़ होगा। पिडिंग एडिमा, सूजन बच्चे कब आती है? जब वीनस डिजीज़ होती है। देखो पाँव पूरा सूज जाता है, सूजे हुए पाँव में आपको इस तरीके से अल्सर भी दिखा होगा अभी इमेज में, तो अल्सर का बनना, पिटिंग एडिमा, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं वीनस डिजीज़ के। जबकि बालों का ना होना उस जगह में, या फिर चलने या एक्सरसाइज के साथ पेन होना, ये सारे लक्षण होते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रिलेशनशिप डज द नर्स कंसिडर रिफ्लेक्टिव और रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ नैलेक्सोन एंड मॉर्फिन? ये कह रहा है जैसे रिश्ता नैलेक्सोन और मॉर्फिन के बीच में है, निम्नलिखित में से वैसा रिश्ता एक दूसरे के साथ किसका है? जाहिर सी बात है, मॉर्फिन का एंटीडोट यानी नैलेक्सोन होता है, मॉर्फिन का एंटीडोट होता है, तो हमें एंटीडोट ढूंढना है। आंसर सीधा सा है, सिंपल सा है। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। तो जैसे इन दोनों का रिश्ता है एंटीडोट का, वैसे ही प्रोटामाइन सल्फेट का एंटीडोट कौन, हिपेरिन का एंटीडोट कौन होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप मुझे 2-4 एंटीडोट्स यहाँ से बता दीजिएगा। एक तो वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन होता है ये बताइएगा, एस्पिरिन का एंटीडोट कौन होता है ये बताइएगा। आप मुझे एट्रोपिन या छोड़िए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आप क्या देते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या देते हैं ये बताइएगा। पायरिडोस्टिग्मिन, इसका एंटीडोट बताइएगा, पायरिडोस्टिग्मिन का, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, वॉरफेरिन का, एस्पिरिन का। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट भी बताइएगा, कौन होते हैं बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट। और आप मुझे बता सकते हैं पैरासीटामोल का एंटीडोट, एस्पिरिन का, वॉरफेरिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, पायरिडोस्टिग्मिन, इन सब का एंटीडोट आप मुझे बताइए। इवन आप मुझे हैवी मेटल पॉइजनिंग का भी बता दीजिएगा, हैवी मेटल पॉइजनिंग, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैवी मेटल पॉइजनिंग का एंटीडोट मैं देखूंगा कौन कौन से लोगों ने कमेंट्स में ये आंसर्स बताएं। हैवी मेटल पॉइजनिंग का भी बताइएगा। और एक लास्ट मुझे याद आ रहा था, एक और क्वेश्चन एंटीडोट से पूछा जाता है, हाँ हाइपरबैरिक, सॉरी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग होती है उसका जो एंटीडोट होता है वो भी बताइएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, पैरासीटामोल एंटीडोट, वॉरफेरिन, एस्पिरिन और बेंजोडाइजेपिन, इन सब के एंटीडोट्स मुझे आप लाइन से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इसमें कह रहा है क्लाइंट इज रिसीविंग वॉरफेरिन, मरीज को वॉरफेरिन दिया जा रहा है। द नर्स एक्सप्लेन द नीड टू फॉर केयरफुल रेगुलेशन डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन के। मरीज को वॉरफेरिन दिया जा रहा है, एंटीकोगुलेंट है। नर्स कह रही है ध्यान से विटामिन के लीजिएगा। क्यों नर्स ऐसा क्यों कह रही है? व्हाट फिजियोलॉजिक प्रोसेस डज विटामिन के प्रमोट द मेक दिस इंस्ट्रक्शन एसेंशियल? जब मरीज को वॉरफेरिन चल रही है तो नर्स ऐसा क्यों बोल रही है कि ध्यान से विटामिन के लीजिएगा? आप जानते हैं वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या होता है? विटामिन के। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के ऐसा क्या करता है कि वो वॉरफेरिन के अपोजिट काम करता है। तो क्या वो प्लेटिलेट एग्रीगेशन करता है? गलत। क्या वो आयोनाइजेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम करता है? गलत।
क्या वो फिब्रिनोजन का फॉर्मेशन करता है लीवर से? गलत। क्या वो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है लीवर से? बिल्कुल सही। आज के बाद ये बात मत भूलना, क्योंकि प्री में भी काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि विटामिन के क्या करता है। उन्हें बताना कि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण किससे करवाता है? लीवर से। तो विटामिन के लीवर से प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय द लीवर, याद रखिएगा। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मरीज को विटामिन के चल रहा है, सॉरी वारफरिन चल रहा है, तो नर्स ने उसे कहा कि विटामिन के मत लेना। क्यों? क्योंकि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और ये वारफरिन के एक्शन को रिवर्स करेगा, उल्टा करेगा। क्योंकि वारफरिन क्या कर रहा है? क्लॉट बनने से प्रिवेंट कर रहा है, एंटीकोगुलेंट, जबकि प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? वो क्लॉट बनाने को प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉटिंग को बढ़ाएगा, जबकि वारफरिन क्लॉटिंग को कम कर रहा है। इसलिए अगर मरीज को वारफरिन चल रही है तो उसको प्रोथ्रोम्बिन यानी विटामिन के लेने से मना करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, अ क्लाइंट इज वीक, डिसिप्निक एंड जॉन्डिस। याद रखना, आपको क्वेश्चन में ही वो आंसर बता रहा है। मरीज को जॉन्डिस है, हैज़ अ बिलीरुबिन लेवल, और बिलीरुबिन लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 2 mg पर 100 ml ब्लड से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। विद विच प्रॉब्लम आर दीज क्लिनिकल फाइंडिंग कंसिस्टेंट। वो कह रहा है एक मरीज काफ़ी कमज़ोर है, डिसिप्निक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जॉन्डिस मरीज को हो रखा है, मरीज का बिलीरुबिन बढ़ रखा है। अरे तो आप सबसे पहले तो देखिए कि बिलीरुबिन कब बढ़ता है शरीर में। तो बिलीरुबिन शरीर में बढ़ता है जब हीमोग्लोबिन टूटता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से आप देखोगे जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलीरुबिन क्या करता है? बढ़ता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के टूटने से एक बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? बिलीरुबिन। तो ये बात अगर आप जानते हो तो इसका आंसर दे दोगे। हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है, तो हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा टूटेगा बिलीरुबिन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ये लक्षण किस में मिलते हैं? ये जो लक्षण हम आपको बता रहे हैं कि जॉन्डिस है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, कमज़ोर है, सांस नहीं ले पा रहा है, ये कौन से एनीमिया में? क्या ये परनीशियस एनीमिया में? क्या ये हिमोलिटिक एनीमिया में? क्या ये डिक्रीज रेट ऑफ? क्या ये लो ऑक्सीजन कैरिंग? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बिलीरुबिन बढ़ रखा है, यानी हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटा होगा। और हीमोग्लोबिन कौन सी एनीमिया में टूटता है? आंसर जाता है हिमोलिटिक एनीमिया। तो सीधी सी बात है, हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से उसमें लक्षण आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने आंसर बता दिया, उसने कहा कि बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, बात खत्म। तो आंसर क्या जाएगा? हिमोलिटिक एनीमिया में ये लक्षण देखे जाते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। और बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये एम्स ऋषिकेश में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड स्प्लीनेक्टमी। मरीज की स्प्लीनेक्टमी हुई है, यानी स्प्लीन को हटा दिया गया है। फॉर विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेसिफिकली एसेस इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑप पीरियड में नर्स किस चीज़ के लिए देखेगी अगर किसी मरीज का स्प्लीन हटा दिया गया है? 2-3 बातें बच्चे हमेशा स्प्लीन से क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 चीज़ें याद रखना। जैसे मान लीजिए ये स्प्लीन है, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा स्प्लीन। जब भी क्वेश्चन आए स्प्लीन से रिलेटेड एक बात याद रखना कि स्प्लीन हाईली वस्कुलर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। जैसे लीवर में काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है स्प्लीन को भी, हाईली वस्कुलर होता है। तो अगर स्प्लीनेक्टमी करी गई, यानी स्प्लीन को आप हटा रहे हो, तो उस केस में आप याद रखना कि क्या हो सकती है? ब्लीडिंग। और अगर मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर, बहुत ज़्यादा वस्कुलर ऑर्गन होता है स्प्लीन, तो अगर आप उसको हटाओगे तो ब्लीडिंग के रिस्क है। और अगर ब्लीडिंग होगी तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मरीज का एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों भाई? अगर यहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो ब्लड कहाँ पर भरेगा? सामने की तरफ। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मरीज का एब्डोमिनल डिस्टेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ हो सकती है कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए कि मरीज शॉक में चले जाए। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछे
कि स्प्लीनेक्टमी यानी स्प्लीन को हटा रहे हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वस्कुलर ऑर्गन होता है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, खतरा है कि मरीज को ब्लीडिंग हो सकता है। और ब्लीडिंग की वजह से या तो मरीज के एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा कि भाई पेट के एरियाज में, पेरिटोनिया वाले एरिया में, पेरिटोनियल एरिया में पूरा ब्लड भर चुका है, या फिर मरीज शॉक में भी जा सकता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चे, ये देखो ये लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लंग्स, अब देखो ये लंग्स कितने पास में है स्प्लीन के। तो अगर आप यहाँ पर इंसिजन लगाओगे स्प्लीन को कट करने के लिए, मान लीजिए मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ पर स्प्लीनेक्टमी कर रहे हो, तो आप देखो स्प्लीनेक्टमी आप कर रहे हो तो इसके कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लंग्स है, लंग्स इसके कितने पास में है, लंग्स काफ़ी पास में है, यहाँ पर लंग्स है। तो याद रखना जब भी आपको स्प्लीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सारे कॉम्प्लिकेशन लंग्स से जुड़े हुए होंगे क्योंकि वो बहुत पास पास हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंसिजन करोगे तो क्या वो, अब देखिए यहाँ पर डायफ्राम भी है, तो अगर आपकी स्प्लीनेक्टमी कर रखी है तो क्या वो उतने अच्छे से जो डायफ्राम है वो एक्सपैंड हो पाएगा? नहीं, उस मरीज को पेन होगा। अच्छा, उसका जो लंग इन्फ्लेशन है वो एडिक्वेट नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। स्प्लीनेक्टमी के बाद आप देखो कि उस मरीज को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप देखो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, आप देखो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, आप देखो कि उसमें शॉक हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से। और ये सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको मौसमी में सॉल्व करवाऊंगा। पीछे चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब आप गलत मत करिएगा, अगर उसने स्प्लीनेक्टमी करी है, स्प्लीन को हटाया है, हाईली वस्कुलर है, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसका होता है? नर्स किस चीज़ के लिए देखेगी? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्यों? क्योंकि हमने सीधे तौर पे कहा है कि मरीज को ब्लीडिंग का खतरा है, इसीलिए मरीज को एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए देखेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखिए इसमें कह रहा है अ क्लाइंट हैज़ स्प्लीनेक्टमी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्प्लीनेक्टमी हो रखा है मोटर व्हीकल कोलिजन के बाद, पोस्ट ऑफ पीरियड में क्या नर्सिंग कंसर्न होगा स्पेशली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सर्जरी। मरीज की स्प्लीनेक्टमी हो रखी है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नर्स किस चीज़ के लिए ध्यान रखेगी कि इस मरीज को ये भी हो सकता है। मैंने बताया था कि स्प्लीन जहाँ पर है उसके ऊपर क्या है बच्चे? लंग्स है, और उस बीच में क्या है? डायफ्राम है। तो जब भी स्प्लीनेक्टमी होगी असर किस पे भी पड़ेगा? लंग्स में। ये हमने बात डिस्कस करी, तो आंसर क्या चले जाएगा? एडिक्वेट लंग एरिएशन, यानी कि उसका जो लंग एरिएशन है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, इनएडिक्वेट लंग एरिएशन। ठीक है, या अंडर एरिएशन ऑफ लंग्स, लंग्स से रिलेटेड उसको कॉम्प्लिकेशन आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बहुत पास पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं आपके स्प्लीन और लंग्स। तो आंसर याद रखना, एडिक्वेट लंग एरिएशन नर्स क्या करेगी? पोस्ट ऑपरेटिव कंसर्न के लिए देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्प्लीनेक्टमी से जुड़ा हुआ है, उसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। 121 में कह रहा है विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद स्प्लीनेक्टमी। मरीज की स्प्लीनेक्टमी करी गई है, याद रखना स्प्लीनेक्टमी लंग्स के पास में होता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से हटाया गया है तो क्योंकि पास में होता है तो जैसे ही मरीज सांस लेगा उसको दर्द होगी, पेन होगी। तो इसका आंसर जाता है कि नर्स किस चीज़ के लिए असेस करेगी? पेन ऑन इंस्पिरेशन। मरीज जब सांस अंदर लेगा, आप एक बार लेके देखिए, जैसे आप सांस अंदर भरते हैं आपका जो डायफ्राम है वो इन्फ्लेट करता है, तो जब वो इन्फ्लेट करेगा और यहाँ पर सूचर लगे होंगे तो उस मरीज को पेन होगा। तो स्प्लीनेक्टमी के बाद मरीज में देखा जाएगा कि पेन ऑन इंस्पिरेशन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल से 3 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, a client returned from surgical unit after post anesthetic care unit after having a splenectomy। मरीज स्प्लीनेक्टमी के बाद पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में आया है। इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द नर्स स्पेसिफिकली शुड मॉनिटर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में नर्स किस चीज़ के लिए देखेगी? तो मैंने तीनों बातें आपको बताई हैं। भाई शॉक के लिए देखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वस्कुलर ऑर्गन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, मरीज शॉक में जा सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए देखो, मरीज के एब्डोमिनल एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, समझ जाओ कि वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है।
पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखो, लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए देखो, क्योंकि लंग्स और स्प्लीन काफ़ी पास पास में होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। तो आंसर जाएगा 1, 4 और 5। शॉक के लिए देखो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए देखो, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखो। आज के बाद स्प्लीनेक्टमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? ये कह रहा है फीमेल हैज़ अ लो हीमोग्लोबिन लेवल, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, विच एट्रीब्यूटेड टू आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन कम है। मैंने जाहिर सी बात है आपको बताया आयरन किस लिए जरूरी होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम है। विच फूड शुड द नर्स रिकमेंड द क्लाइंट इंक्रीज दिस डाइट। तो कौन सी ऐसी डाइट लेगी जिससे आयरन बढ़ेगा ताकि हीमोग्लोबिन भी बढ़े? तो स्पिनच तो है ही, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। स्पेनिश में काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, जिसकी वजह से जिन लोगों में आयरन की कमी होती है उनमें स्पिनच खिलाया जाता है उनको। बीफ लीवर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। और बेक्ड बीन्स, बीफ लीवर और स्पिनच खिलाया जाता है ताकि आयरन बढ़े और उससे फिर हीमोग्लोबिन बढ़े। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। तो पहुंच चुके हम लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 124 कार्डियो का। ये क्या कह रहा है? वाइल बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सर्जरी फॉर अ रप्चर्ड स्प्लीन, अ क्लाइंट कंप्लेन ऑफ फीलिंग लाइट हेडेड। मरीज कह रहा है कि मेरे को चक्कर सा आ रहा है। द क्लाइंट, और क्या हो रहा है बच्चे? रप्चर्ड स्प्लीन, स्प्लीन रप्चर्ड हुआ है। अब आप सब जानते हैं ना कि स्प्लीन काफ़ी वस्कुलर ऑर्गन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड होता है। अगर उसका रप्चर हो गया है तो ब्लीडिंग हुई होगी तो मरीज को आ रहा है चक्कर सा। अब मरीज को चक्कर भी आ रहा है, अब मरीज का जो कलर है वो भी पेल हो रहा है, मरीज की जो पल्स है वो भी रैपिड हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया ना, पल्स का रैपिड हो जाना बताता है कि व्यक्ति में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है क्योंकि। तो उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको पेल हो चुका है, उसका पल्स रैपिड हो चुका है। तो नर्स इन सारे लक्षणों को देखकर, व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड अबाउट द क्लाइंट कंडीशन। इन सारे लक्षणों को देखकर नर्स क्या कंक्लूड करेगी कि पेशेंट को क्या हो सकता है? बच्चे, रप्चर्ड स्प्लीन है, वस्कुलर ऑर्गन है, अगर ये रप्चर करेगा तो मरीज में शॉक हो सकता है। मरीज किस में जा सकता है? शॉक में। और वैसे भी उसको चक्कर आना, उसकी पल्स रैपिड होना, उसका पेल होना, ये सारे लक्षण किस में बता रहे हैं कि मरीज किस में जा रहा है? शॉक में। और शॉक में क्यों जा रहा है? क्योंकि ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि रप्चर्ड स्प्लीन है। स्प्लीन काफ़ी हाईली वस्कुलर ऑर्गन होता है। समझ में आया? ठीक है, तो विद दिस बच्चे आपकी कार्डियो पूरी खत्म हो जाती है। कार्डियो पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। 124 क्वेश्चंस कार्डियो के थे मॉसबी में जो हमने डिस्कस करे। और अगर आप बार बार मेरी वीडियोस को अगर आपको टाइम नहीं है तो आप 2x में या 1.5x में या 1x में, जिस तरीके से आपकी मर्जी है उस स्पीड में देखिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए ताकि ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाए। और बिलीव मी, अगर ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको सारे यूनिट वाइज मेड सर्च, फंडा, पीडिया, गायनी के आ गए तो आपको एम्स में सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा कि आपको किस तरीके से ये चीज़ें लग रही हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। कमेंट्स करिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें उसे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं प्लीज़ अपने रिव्यू दीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो बताइएगा। और ये लास्ट क्लास थी कार्डियो की, इसमें कार्डियो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।